हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रेम प्रकाश आज आप सबों का द कैरियर हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। महात्मा गांधी के जीवनी से लेकर उनके भारत में किए गए पूरे आंदोलन के बारे में आज मैं बताऊंगा, उन्होंने कब क्या किया। इसी के साथ और भी मैं बोल दूं कि थोड़ी देर पर जब मैं लिख लूँगा तो आपको स्क्रीनशॉट के लिए 2 से 3 सेकंड भी दूंगा, आप उसमें अपना स्क्रीनशॉट्स ले लें। ठीक सर, स्टार्ट करता हूं क्लास को। ओके, महात्मा गांधी के बारे में अगर हम बात करते हैं, महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी की अगर बात की जाए तो महात्मा गांधी कौन महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी वे बंदे हैं जिन्होंने भारत में क्या पूरे विश्व में अपना वर्चस्व कायम किया है, जिन्होंने हर तरफ अपने वर्चस्व को दिया है। हमारा देश भारत आज उन्हीं के चलते इसने बड़े मुकाम यानी आज़ादी के मुकाम को पाया। महात्मा गांधी एक ऐसे वर्चस्व के नेता थे जिनके बारे में कहना छोटा सा भी वर्ड मुश्किल है, क्योंकि ये एक अद्वितीय व्यक्तित्व वाले बंदे थे। चलिए शुरू करते हैं। अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। अब आप बोलोगे कि महात्मा गांधी का जब जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ तो इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ गुजरात में। कहाँ हुआ सर? गुजरात में। इनका जन्म कहाँ हुआ? गुजरात में। अब गुजरात में कहाँ हुआ? तो गुजरात में हम लोग जब देखते हैं तो गुजरात में कहाँ हुआ? पोरबंदर। इनके पिता जो थे एक छोटे मोटे गरीब परिवार से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, एक अच्छे खासे धनी परिवार के बंदे थे, क्योंकि इनके पिता एक दीवान थे। उस समय दीवान एक बहुत बड़े पद में से एक हुआ करता था। इनके बचपन का नाम मोहनदास है। मोहनदास। अब आप कहोगे कि हम लोग तो जब पढ़ते हैं तो इनके बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी। तो मोहनदास करमचंद गांधी कहने का सेंस ये होता है करमचंद गांधी। तो करमचंद गांधी कहने का सेंस ये है कि महात्मा गांधी को हम लोग सिर्फ मोहनदास कहते हैं, लेकिन इनके पिता का नाम इसमें जुड़ जाता है। पिता का नाम इनका क्या? करमचंद गांधी। करमचंद गांधी, और इसी को मिलाकर बनता है मोहनदास करमचंद गांधी। इनकी माता का नाम पुतली बाई था। कि माता का नाम क्या था? पुतली बाई। यह बचपन से ही एक सामान्य ज़िंदगी जीने के लिए जाने जाते हैं। ये पढ़ाई में कुछ बहुत बड़े स्कॉलर तो नहीं थे, यह एवरेज इनकी शिक्षा थी, एवरेज जानकारी रखते थे, एवरेज हर चीज़ में थे एवरेज। लेकिन एवरेज होने के बाद ये 1888-89 में इन्हें मन किया कि मैं बैरिस्टर की पढ़ाई करूं। उसके लिए उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई शुरू की। उससे पहले इनकी शादी 13 वर्ष की उम्र में ही कर दी गई थी। 13 वर्ष की उम्र में इनकी शादी। कहा जाता है कि आज के डेट में हम लोग देखते हैं कि 13 वर्ष के बच्चों को बोला जाता है कि अभी तो बच्चे हो गई, लेकिन उस समय 13 साल की उम्र में किसी की भी शादी कर दी जाती थी। तो 13 साल की उम्र में महात्मा गांधी की शादी हुई। यानी कि कहा जाए कि महात्मा गांधी की पत्नी कौन? तो कस्तूरबा गांधी। इनकी शादी 13 वर्ष की उम्र में हुई थी।
याद रखेंगे, बहुत सारे समरी याद रखने लायक है, क्योंकि हिस्ट्री के हम लोग एक ऐसे अध्याय में हैं जो कि कहा जाए कि बहुत को लगेगा कि ये क्या है, बट मैं कहता हूँ कि हिस्ट्री के हम लोग एक ऐसे अध्याय में हैं जिससे टाइम टू टाइम क्वेश्चंस आता ही रहता है हर एक एग्ज़ाम्स में। महात्मा गांधी की शादी हुई, उसके बाद ये कहा जाता है कि 1889 टू 91, 1889 टू 91 यानी 1889 से लेकर 91 तक ये इंग्लैंड किस लिए गए, तो वकालत की क्या करने, तो पढ़ाई करने, वकालत की पढ़ाई करने के लिए ये गए। कब, 1889 से 91 में। यह भारत वापस 1891 में यह क्या हुआ कि भारत वापस आ गया, भारत वापस आ गए। ये 1899 में 91 में जब वह भारत वापस आए, उसके बाद इन्होंने 1891 टू 93 तक राजकोट व बम्बई में वकालत की। कहा नाम ये है कि ये दो साल रहा इनके जीवन का वकालत का। ये 2 साल में इन्होंने वकालत का एक अलग ही मुकाम हासिल किया। ये 2 साल में इन्हें वकालत किया, बट इन्हें कोई अच्छा केस नहीं मिलता था जिससे कि इनके लाइफ में कोई टर्नओवर आए, ये कुछ कर सके, ये आगे बढ़ सके। ऐसा किसी भी प्रकार का टर्नओवर इनके लाइफ में आ ही नहीं रहा था। ये केस की तलाश में थे, कोई बड़ा है, बट एक छोटा मोटा किसी भी प्रकार का केस आ जाए, ये केस को हैंडल करते थे और शांत हो जाते थे। बट सर बात ये है कि केस आना, हैंडल करना, दोनों में सर फ़र्क होता है। इससे आगे अगर हम लोग देखें तो केस आता नहीं था, लेकिन इनके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव और इनके जीवन में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा 1893। जिस साल याद होगा कि 1893 भारत के लिए ही एक बहुत बड़ा विषय रहा। 1893 आपको पहले से भी याद होगा कि शिकागो में किसी ने जाकर बहुत अच्छा हिंदी में स्पीच दिया था। उसी तरह महात्मा गांधी के जीवन में भी 1893 में बहुत बड़ा बदलाव आया। 1893 में गुजरात के एक व्यापारी जिनका नाम था बाबा अब्दुल्ला जो गुजरात के व्यापारी थे, उनका किसी प्रकार का केस जो था वो साउथ अफ्रीका में चल रहा था, जिसकी पैरवी के लिए बाबा अब्दुल्ला ने 1893 में साउथ अफ्रीका जाने का तय किया। और महात्मा गांधी को ऐसा लगा कि ये मेरे जीवन का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जहाँ से हो सके मेरा जीवन बदल जाए। गांधी जी क्योंकि उस समय तक एक उदारवादी नेता थे, उन्हें किसी प्रकार से आंदोलन से मतलब नहीं होता था, सिर्फ मतलब था किसी भी हल तरीके से निकल जाए। ठीक है, तो मैं 1893 का जो स्लाइड्स बताने जा रहा हूँ उसे मैं लिख के बताऊँगा। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट्स लेना चाहें तो ले लें। फिर मैं 1893 से मैं फिर इसको आगे वर्क करूँगा। अब मैं बात करता हूँ किसके बारे में, तो वो देखेंगे। आज मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 1893 में बाबा अब्दुल्ला के केस की पैरवी करने के लिए महात्मा गांधी भारत से साउथ अफ्रीका गए। जब वो भारत से साउथ अफ्रीका गए तो उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जो कहा जाए कि उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मान लिया जाए कि आप कहीं पर सोए हुए हो, एक बैग कुछ आपके साथ कांड करता है, तो क्या होता है, टर्निंग लेते हैं, जग जाते हैं, या आपके एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, कहीं कुछ हो जाता है तो टर्निंग लेते हैं। उसी तरह का ये पॉइंट्स है हम लोग देखते हैं। जैसे है क्या हमारा क्या मॉरिस वर्गकांड यहाँ लिखे हैं, इसका सेंस क्या है तो बताता हूँ। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका पहुँचे तो वे डरबन से
डरबन से प्रिटोरिया, डरबन से प्रिटोरिया प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट क्लास, प्रथम श्रेणी की टिकट लेकर यात्रा कर रहे थे, प्रथम श्रेणी से यात्रा कर रहे थे। लेकिन बीच में, इन दोनों के बीच में, ये जो जगह देख रहे हैं हम लोग, ये डरबन और प्रिटोरिया, इन दोनों के बीच में एक जगह पड़ता था जिसका नाम क्या था? मॉरिट्सबर्ग, जिसे हम लोग कांड का नाम दिया है। क्यों? इस जगह पे क्या हुआ कि पहले हम लोग जान लेते हैं कि साउथ अफ्रीका में क्या होता था। साउथ अफ्रीका में किसी भी भारतीयों को, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, वो कितना धनवान हो, वो नहीं देखता था। किसी भी भारतीयों को अंग्रेज़ों के साथ ट्रैवल करने की, उनके बराबरी में बैठने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक तो वहाँ ऐसी बात चलती थी कि वहाँ पर आपको अगर घूमना भी है तो आपके पॉकेट में उसका पास यानी उसका एक आईडी मिलता था, रजिस्ट्रेशन, उसे आपको लेकर चलना होता था। अब बात करते हैं इस टॉपिक्स पे। तो डरबन से प्रिटोरिया प्रथम श्रेणी का टिकट लेकर जब महात्मा गांधी चले डरबन से, जब वो डरबन से चल रहे थे तो उसी वक्त क्या हुआ कि कुछ अंग्रेज अधिकारी डरबन से विक्टोरिया के बीच में बॉगी पर चढ़े। बॉगी में चढ़ने के बाद कुछ अधिकारियों ने पुलिस की सहायता से कहा जाए या कुछ अंग्रेज़ों ने मिलकर महात्मा गांधी को ज़बरदस्ती उस प्रथम श्रेणी के डिब्बे से मॉरिट्सबर्ग में उतार दिया। जब मॉरिट्सबर्ग में उन्हें उस डिब्बे से उतार दिया गया और उनके बैग को फेंक दिया गया, तो इस समय महात्मा गांधी के दिमाग में एक अलग सी उलझन आई कि आखिर भारत में अंग्रेज जब एक समान अधिकार हमें प्रदान कर रहे हैं तो आखिर में ये साउथ अफ्रीका में ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, ऐसा क्यों किया जा रहा है हमारे साथ। तो इस पे उनका दिमाग पूरा का पूरा घूम गया। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब इन्हें उस ट्रेन से उतार दिया गया तो रात भर ये बंदा रात भर उसी स्टेशन पर पड़ा रहा, उसी स्टेशन पर रहा, इससे आगे वो बढ़ा नहीं। रात भर रहा इस पूरी ठंडी में। आपको पता होगा साउथ अफ्रीका में कितना ठंडी डरबन विक्टोरिया में पड़ती है, उसी में ही वो पड़ा रहा। और सर का नाम ये है कि विक्टोरिया पड़ा रहा, उनके जीवन का सबसे बड़ा महत्व रहा। वे जीवन में एक अलग मुकाम पे पहुंच चुके थे। वे चाहते तो बहुत कुछ करते, लेकिन कहा जाए कि उन्होंने इसको रोका। लेकिन यहीं से इनके जीवन में टर्न ओवर यह कहा जाता है कि इन्होंने यहीं से साउथ अफ्रीका में रंग भेद संघर्ष को संभाला। इन्होंने यहीं से साउथ अफ्रीका में 1893 टू 1915 यानी कि 1893 से लेकर 1915 तक इन्होंने साउथ अफ्रीका में रंग भेद संघर्ष चलाया। इनका मानना था कि अंग्रेज और भारत में भी किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। इन्होंने रानी विक्टोरिया, बहुत बड़े अंग्रेज अधिकारी, सभी के पास एक एक लेटर डाला, लेकिन किसी भी लेटर का जवाब नहीं आया, क्योंकि उस समय तक गांधी जी एक उदारवादी थे। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये जो कांड हुआ वो कैसे हुआ, कैसे होना है। इसके बाद गांधी जी ने क्या किया, 1894 जस्ट एक साल बाद साउथ अफ्रीका में इंडियन कांग्रेस, नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। अब सोचिए कि नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी के द्वारा। ये भी इनके जीवन का सबसे बड़ा था कि वहाँ पर एक ऐसी पार्टी का संगठन तैयार कर देना,
जो अपने में एक बहुत बड़ा महत्व रखता था। उसके बाद महात्मा गांधी के जीवन में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कौन सा आया? था गांधी के जीवन में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कौन सा आया, उसके बारे में अगर हम लोग देख लें तो गांधी जी, हम लोग क्या जानते हैं कि गांधी जी 1900 क्या, अरे बाप, 1915 में भारत आए? नहीं सर, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि गांधी जी जो हैं 1915 से पहले भी भारत आए। वो 1901 में भारत आए थे। गांधी जी 1901 में भारत आए, 1901 में भारत आए, भारत पर आए। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन को इन्होंने में शामिल हुए। ये किस में शामिल हुए? कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए। अब पुनः 1902 में ये वापस चले गए। पुनः 1902 में ये क्या हो गए? पुनः 1902 में ये वापस चले गए। ठीक है सर, ये था हमारा। अब इसके बाद टाइम टू टाइम मैं ईस्वी दर ईस्वी में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। ओके, जस्ट इसी को स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसमें फिर थोड़ा सा आपको टाइम दूंगा कि कैसे क्या करना है। अब गांधी जी के बारे में मैं बताता हूँ 1903 की एक ऐसी घटना जिसके बारे में आपको देखना होगा। गांधी जी ने 1903 में एक समाचार पत्र कहा जाए या पत्रिका कहा जाए जिसकी शुरुआत की, जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। अब सोचिएगा ये मत कि भारत में इस पत्र की शुरुआत गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में की थी। इंडियन ओपिनियन पत्र की शुरुआत गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में की थी। अब आपको बात बता दूं कि ये जो पत्र था ये कुल एक भाषा में नहीं था। इस पत्र की भाषा की बात कर ले तो ये कुल 4 भाषा में प्रकाशित होता था। ये कुल 4 भाषा में क्या होता था? प्रकाशित हुआ। ये कुल 4 भाषाएं प्रकाशित हुआ। नंबर 1 पे हमारा आ जाता है गुजराती, तमिल, हिंदी, अंग्रेजी। इन 4 भाषाओं में ये प्रकाशित किया गया था। इन 4 भाषाओं में इसे प्रकाशित किया गया था। उसके बाद इनकी एक घटना है 1904 की। 1904 में गांधी जी ने डरबन से 84 मील दूर फिनिक्स आश्रम, डरबन से 84 मील दूर फिनिक्स नामक स्थान पर फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। 1904 में सिंपल सा क्वेश्चन से आपको एग्जाम में पूछता है कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब हुई? तो 1904 में। बट मैं बताता हूँ कि फिनिक्स जो है एक जगह का भी नाम है। ये स्थल के नाम पर है। किसके नाम पर है? स्थल के नाम पर, स्थल के नाम पर। अब कहाँ पे है भाई? तो इस कहाँ पर है? तो ये फिनिक्स जो है, ये फिनिक्स आश्रम ये डरबन से 84 मील दूर है। ये डरबन से कितना मील दूर है? 84 मील दूर पर इसकी स्थापना की गई है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने बात किया गांधी जी ने ये किया, गांधी जी ने वो किया, गांधी जी ऐसे किए वैसे। अभी भी गांधी जी ने बहुत काम किया। अभी भी सिंपल सा हम लोग बात करते हैं। तो इस स्लैश को आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद मैं मिटाऊँगा। ओके, तो देखें, मैं मिटाता हूँ। उन्नीस सौ 1906 की अगर हम लोग बात कर ले
तो 1906 एक बहुत ही बड़ा चीज़ माना जाता है कि गांधी जी ने 1906 में पहली बार सत्याग्रह के दर्शन का विकास किया। गांधी जी ने 1906 में पहली बार सत्याग्रह के दर्शन का विकास किया। सत्याग्रह के दर्शन का क्या किया? विकास किया। अब क्वेश्चन है कि ये ही गांधी जी के द्वारा किया गया पहली बार, गांधी जी के द्वारा किया गया पहली बार कोई सत्याग्रह था, यानी कि प्रथम सत्याग्रह। कितनी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि गांधी जी के द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह कहाँ पर है? ऑप्शन आ जाता है साउथ अफ्रीका, चंपारण, अहमदाबाद, मुंबई। तो हम क्या करते हैं, सोचते हैं तो इसमें सही चीज़ क्या आएगा? इसमें सही चीज़ क्या आता है वो बताता हूँ मैं आपको। इसमें सबसे बड़ा चीज़ दिमाग क्या लगाना होगा कि देखना क्या है और क्या नहीं है। यहाँ पर जब क्वेश्चन आएगा प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ किया, प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहा, क्या किसी देश का नाम नहीं ले रहा है, तो उस समय आपको डायरेक्ट ऑप्शन में मानना होगा साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। लेकिन क्वेश्चन आ जाता है यही कि गांधी जी ने भारत में कहाँ किया, तो यहाँ पर आ जाता चंपारण। दोनों को याद रखेंगे क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं जब पूछा जाता है कि गांधी जी के द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह तो वे क्या मार के आते हैं? पश्चिम चंपारण। तो ये चंपारण, इस पर ध्यान देंगे कि गांधी जी के द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह पश्चिम चंपारण नहीं था। अब क्वेश्चन है कि जो यहाँ पे सत्याग्रह का दर्शन किया, इसी में गांधी जी को जोहान्सबर्ग में पहली बार जेल हुआ। अब सर सोचिए, 1906 में गांधी जी पहली बार जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में पहली बार जेल गए थे गांधी जी। कब भाई? 1906 में वे पहली बार गए थे। इसे याद रखेंगे कि 1906 में गांधी जी पहली बार साउथ अफ्रीका में जेल कब गए थे, इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं तो गांधी जी इसके बाद दूसरी बार भी जेल गए थे। 1908 में अगर देखा जाए, गांधी जी दूसरी बार जेल गए। कहाँ भाई? ट्रांसवाल में। गांधी जी दूसरी बार ट्रांसवाल में जेल गए 1908 में। लेकिन गांधी जी के बारे में ये दो डेट तो हम लोगों को याद है, लेकिन इनका सबसे बड़ा और सबसे अनोखा डेट गिना क्या जाता है वो है 1909 का। 1909 में गांधी जी के द्वारा एक ग्रंथ की रचना की गई थी। 1909 में गांधी जी के द्वारा एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम क्या था? हिंद स्वराज। गांधी जी के द्वारा एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था हिंद स्वराज, जो कि गुजराती भाषा में था। जो किस भाषा में था? गुजराती भाषा में था। यह कहा यह जाता है कि जब हमारे महात्मा गांधी वे कहाँ से कहाँ जा रहे थे भाई, तो वे इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका के जब ट्रैवल पे थे तो उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की जिस ग्रंथ का नाम था हिंद स्वराज। याद रखेंगे यह एक ग्रंथ है। ग्रंथ करने का मतलब है कि एक पुस्तक है। ग्रंथ है, ग्रंथ कहने का मतलब क्या है कि एक पुस्तक है। इसी समय उन्होंने लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित हुए, बहुत सारी चीज़ों से ये प्रभावित हुए। लियो टॉल्स्टॉय, जॉन कैनिंग, बहुत सारे बंदों के बुक को इन्होंने पढ़ डाला, उनसे इनका जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। गांधी जी का कहना भी है
कि गांधी जी के जिस तरह राजनीतिक गुरु कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, उसी प्रकार हम लोग अगर एक चीज़ को और देख लें तो गांधी जी का जीवन पे सबसे ज़्यादा किसी का प्रभाव था तो वह था टॉल्स्टॉय का। किसका था? टॉल्स्टॉय का। अब हम लोग बात करते हैं 1910 में गांधी जी ने जोहान्सबर्ग में जोहान्सबर्ग में टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की। टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की। किसने की? गांधी जी ने टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की। अब क्वेश्चन है क्या कि गांधी जी ने टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की, इन्होंने किया। 1913-14 में गांधी जी के द्वारा किए गए हर प्रकार के प्रयासों के बाद वहाँ से बहुत सारी कुरीतियों को हटा दिया गया। और आपको एक चीज़ और बताते हैं, मॉरिट्सबर्ग जहाँ पर गांधी जी को पहली ट्रेन से उतार दिया गया था प्रथम श्रेणी के डिब्बे से, वहाँ पर आज गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है, जिसकी आज हर साल उनके जन्मदिन पर उस प्रतिमा की पूजा होती है। ठीक है, तो इसे स्क्रीनशॉट ले सब। ओके, गांधी जी जब सब चीज़ हो जाने के बाद 1914 में गांधी जी 1914 में कहाँ गए? तो गांधी जी 1914 में इंग्लैंड गए। गांधी जी 1914 में इंग्लैंड गए, जबकि 1914 में आपको पता होगा कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के बाद गांधी जी इंग्लैंड गए। वहाँ पे उन्होंने भारतीयों की मदद लेकर, भारतीयों की सहायता लेकर एक एम्बुलेंस कोर का गठन किया। 1914 में गांधी जी ने भारतीयों की सहायता से एम्बुलेंस कोर का क्या किया? गठन। अब पूछेगा गठन कहाँ किया? नॉट ऑफ साउथ अफ्रीका सर, दिस इज इंग्लैंड में गठन किया गया। ये क्या था? इसमें होता क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध में जितने भी बंदे घायल होते थे, उन घायल बंदों को वहाँ से ढो कर वे लोग ले आकर उनका इलाज करवाते थे। उन लोगों का इलाज होता था, सब चीज़ यहीं पर हुआ करता था। जिसके बदले 1915 में गांधी जी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की गई। केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की गई अंग्रेज़ों के द्वारा। गांधी जी को 1915 में केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई। और आपको सर मैं बता दूं, इसके बाद गांधी जी 9 को भी भारत में ही प्रदान किया गया था। अब बताता हूं कि 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कहाँ आए? भारत आए। और इसको एक चीज़ और पता होना चाहिए, इस पे एक डाटा भी है कि 9 जनवरी को प्रति वर्ष भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में
मनाया जाता है। का नाम है कि 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह शुरू से नहीं मनाया जाता है, इसे मनाने की शुरुआत 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के जो हमारे प्रधानमंत्री थे उनके कार्यकाल में किया गया था। उस समय से अभी तक हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को। ये प्रवासी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि माना यह जाता है कि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। आज गांधी जी को हम लोग भारत लेकर आ गए। अब हम लोग जो बात करेंगे वे भारत की क्रांति के बारे में, जो एक बड़ा मूवमेंट है, एक बड़े विचारों का है, जिसके बारे में पंचारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह हो गया, आपको हर चीज़ का जो बात है वो मैं इसके बाद के वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके बाद भी वीडियो इसके लिए बनता रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको इस वीडियो का आज समापन करता हूँ। इसके बाद के वाले भाग को मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आप वीडियो को अच्छे से देखें। वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और का नाम ये भी है कि आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरा देखें, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन कहीं पर ना छूटे। ओके, जय हिंद।